नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर चर्चा की है। आज हम रेणु द्वारा लिखित ठेस इस कहानी का अध्ययन करेंगे। ठेस इस कहानी के केंद्र में सिरचन नामक एक ऐसा कारीगर है जो बांस की तीलियों की शीतल पाटी तथा चीक बुनता है। शीतल पाटी अर्थात चटाई और चीक अर्थात पर्दा। बांस की तीलियों से बने हुए पर्दे तथा चटाई बुनने वाला सिरचन एक ऐसा कारीगर है जो अपनी कला के लिए केवल अपने गांव भर में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के कई प्रदेशों में भी प्रसिद्ध है। किंतु जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे सिरचन की ओर देखने का लोगों का नज़रिया भी बदलता गया। सिरचन को अब लोग केवल बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते हैं, अर्थात लोगों का मानना है कि वह परिश्रम वाला कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। खेत खलिहान की मजदूरी के लिए भी उसे कोई बुलाने नहीं जाता, क्योंकि गांव वालों का मानना है क्या होगा सिरचन को बुलाकर। यदि उसे बुला भी लिया जाए तो मुफ्त में ही मजदूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब जाकर कहीं सिरचन अपनी हाथ में खुरपी डुलाता हुआ धीरे धीरे पगडंडी पर तौल तौल कर पैर रखता हुआ आता दिखाई पड़ेगा। आज सिरचन को भले ही मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, लेकिन एक समय था जब उसकी झोपड़ी के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। लोग कहते कि सिरचन भाई, अब तो ये कारीगरी केवल तुम्हारे ही हाथ में रह गई है। इस सारे इलाके में एक दिन का समय निकालकर हमारे लिए चीक तथा शीतल पाटी बनवा दो। लेखक कहते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ भी सिरचन को शीतल पाटी तथा चीक बुनने के लिए कभी कभी घर बुलाया करती। घर आने पर माँ सिरचन को देखकर बहुत आनंदित हो जाती। अपने हाथों द्वारा बनाए गए विभिन्न व्यंजन वो सिरचन के सामने परोसती और सिरचन भी पूरे स्नेह के साथ माँ के इस प्रेम को स्वीकृत करता। सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से शीतल पाटी तथा चीक बुनने का काम करता है। वह बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। लोगों का मानना है कि अगर तली हुई बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी और मलाई वाले दूध का प्रबंध कर लिया जाए और तब सिरचन को बुलाया जाए तो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। इस प्रकार से गांव में रहने वाले लोगों की मानसिकता समय के साथ साथ सिरचन के प्रति बदलती हुई दिखाई देती है। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों से झिलमिलाती हुई चीक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले,
हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के अलावा गांव का कोई और व्यक्ति नहीं जानता। किंतु सिरचन की इस कला को अब गांव में बेकाम समझा जाता है। इसीलिए लोगों की मानसिकता यह है कि इस बेकार के काम के लिए मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पेट भर खाना खिला दो और सिरचन से यह कारीगरी करवा लो। सिरचन भी बड़े जतन से अपनी इस कला को औरों के सामने प्रकट करता है। जो कोई गाँव वाला स्नेह के साथ उसे बुलाने आता है, वह भी बड़े ही प्रेम के साथ जाकर शीतल पाटी तथा चीक बनवाकर देता है। एक ऐसा ही प्रसंग यहाँ पर लेखक ने चित्रित किया है। प्रसंग ये है कि उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होनी थी। मानू ससुराल जा रही थी और मानू के पति ने पत्र लिखकर सिरचन के हाथों से बनी शीतल पाटी तथा चीक की मांग की थी। इसीलिए माँ ने सिरचन को एक सप्ताह पहले से ही घर बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था और कहा था कि सिरचन इस बार ऐसा मन लगाकर काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें नई धोती दूंगी, वह भी असली मोहर छाप वाली। और सिरचन को जैसे ही पता चला कि मानू बिटिया जो गांव की बिटिया है, उसके ससुराल वालों ने उसके हाथों की बनी हुई चटाई तथा चीक की मांग की है, वह पूरे प्रेम के साथ बांस की तीलियों को चिकनाता हुआ अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने लगा। 1.5 हाथ की ही बुनाई हुई थी, जिसे देखकर सारे लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है, जो इससे पहले कभी नहीं बनी। लेखक कहते हैं कि मंझली भाभी से रहा नहीं गया और उन्होंने पर्दे की आड़ से सिरचन को कुछ ऐसी बात बोली जो किसी भी कलाकार के हृदय को ठेस पहुंचा सकती है। भाभी ने कहा कि यदि मैं पहले से जानती कि मोहर छाप वाली धोती मिलने की उम्मीद में इतनी अच्छी चीज़ बन रही है, तो मैं भैया को भी ज़रूर खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में जैसे ही भाभी के ये शब्द पड़े, उसने उत्तर दिया कि बहुरिया, मोहर छाप वाली धोती के साथ यदि रेशमी कुर्ता भी दिया जाए तो भी ऐसी चीज़ नहीं बनेगी। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी के साथ ही सिरचन के हाथों की बनी ये अलग अलग वस्तुएं ससुराल भेजनी थी। गांव की बिटिया को ये सारी चीज़ें अपने ससुराल ले जानी है, यह सोचकर सिरचन पूरा मन लगाकर काम कर रहा था। दूसरे ही दिन पर्दे में 7 तारे जगमगा उठे, अलग अलग रंग के। सिरचन जब अपने काम में मगन होता तो उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। अपने काम को थोड़ा सा रोककर उसने अपने पास में पड़े हुए सूप पर एक नज़र डाली, जिसमें उसे नाश्ते के रूप में थोड़ा सा चिवड़ा तथा गुड़ का एक सूखा ढेला दिया गया था। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने सिरचन के सामने यह नाश्ता देखा, मैं भीतर माँ को जाकर पूछने लगा कि आज सिरचन को नाश्ता की किसने दिया है। माँ ने मंझली भाभी से कहा कि सिरचन को
बूंदी दे आए। भाभी बूंदी देने आई। देने क्या आई, मानो उसके सामने फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा कि मंझली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई को क्या इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो? बस इतना ही था कि सिरचन की इस बात को सुनकर मंझली भाभी रोने लगी। चाची भी सिरचन के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगी। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। मंझली भाभी माँ की भी दुलारी बहू थी, इसीलिए माँ ने भी आकर सिरचन से कहा कि यहाँ तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। माँ की बात सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें, आप किसी की बात को मन पे मत लीजिएगा। मानू की इस सम्मानपूर्वक बात को सुनकर सिरचन ने मुस्कुराते हुए पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर वह अवाक रह गई और सिरचन के पास जाकर भला बुरा कहने लगी। अब सिरचन की उंगलियों में मानो सुतली के फंदे पड़ गए थे। कुछ देर तक सिरचन चुपचाप पान को मुंह में घुलाता रहा और फिर अचानक उठकर अपना सारा सामान समेटकर घर से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई इतनी तेज़ी से कि कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए वाली मोहर छाप वाली धोती है, जिसके एवज में इतनी अकड़ दिखा रहा है। मानू भी कुछ नहीं बोली और माँ भी चुप हो गई। मानू को याद आया कि विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी गई थी। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह भी उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। अब सिरचन द्वारा किया गया काम अधूरा ही रह गया। लेखक लिखते हैं कि मैं सिरचन को मनाने उसके घर गया। वहाँ जाकर देखा कि एक फटी हुई चटाई पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखकर कहने लगा कि कान पकड़ता हूँ बबुआ जी, पर अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा? यदि मेरी स्त्री जिंदा होती तो मेरी ऐसी दुर्दशा न होती। और उस शीतल पाटी पर जिस पर वह लेटा हुआ था देखकर कहने लगा कि इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि गांव भर में तुम्हारी हवेली ही ऐसी थी जहाँ मेरी कदर होती थी, पर अब वहाँ पर भी मेरे साथ अपमानजनक बातें की गई। लेखक कहते हैं कि मैं चुपचाप लौट आया और मैं समझ गया कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है और अब वह वापस नहीं आ सकता। मैं मानू को पहुंचाने ससुराल जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय मैंने देखा कि सिरचन द्वारा बुनी गई अधूरी चीख को भी मानू बड़े ही जतन से अपने साथ लेकर जा रही है। थोड़ी ही देर बाद सुनाई दिया कि किसी ने मुझे पुकारा है। मैंने देखा तो यह सिरचन था। पूछ रहा था, बबुआ जी, मानू दीदी कहाँ है? मैंने झिड़कते हुए कहा, क्या है?
सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और कहने लगा कि दरवाज़ा खोलिए, दौड़ता आया हूँ। मानू दीदी कहाँ है? और मैंने रेल का दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू केवल इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की और गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर सिरचन को देने लगी, किंतु सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मानू से ये रुपए लेने से इनकार कर दिए। यह देखकर मानू फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। और इस प्रकार से यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। सिरचन नामक स्वाभिमानी कलाकार के जीवन का चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया है। एक कलाकार के मनोविज्ञान को यह कहानी प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। कलाकार हिसाब किताब नहीं जानता, वह केवल स्नेह और थोड़ा सा सम्मान चाहता है। उसके स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो उसे वह सह नहीं पाता। अभाव, गरीबी की भरपूर मार को हंसते हंसते सहता है, पर उसकी कारीगिरी पर, उसकी सृजनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आत्मसम्मान पर पड़ी हुई हल्की सी चोट भी उसे मर्मांतक पीड़ा से भर देती है। एक कलाकार बड़ा ही सरल और सहृदयी होता है। छल, प्रपंच जैसी कोई वस्तु, कोई बातें वह नहीं जानता। इसी कारण वात्सल्य, प्रेम आदि पवित्र भाव भी उसके मन में भरे होते हैं। ठेस इस कहानी में सिरचन भी एक ऐसा ही कलाकार है। भले ही उस महिला की बातों को सुनकर उसका मन टूट जाता है, उसका स्वाभिमान जागता है, किंतु और इसीलिए वह अपना काम बंद कर घर पर चला जाता है। किंतु गांव की बेटी जब विदा होती है तो उसके लिए मान सम्मान की भावना से स्टेशन पर जाकर उसे उसकी मनचाही शीतल पाटियाँ भेंट कर गांव की बेटी के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसे पूर्ण करता है। कल की तासिका में हम परमात्मा का कुत्ता नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।